भी होगा तो फिर आप ये सोचेंगे कि ईगो पे नहीं लेंगे, बोलेंगे पैसा दिया हूँ उसे, अगर ईगो पे ले लिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका पैसा डूब जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए जो बेस पेयर है इसको बना दीजिए एडेनिन, ठीक है, कुछ भी लिख दीजिए, गुआनिन और साइटोसिन। ये था एक स्ट्रैंड, ये क्या बना, एक स्ट्रैंड, ठीक है, डीएनए का एक स्ट्रैंड। और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है ना, डीएनए का स्ट्रक्चर होता है डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, वॉटसन और क्रिक ने बताया था ये, है ना, तो डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो अभी हमने क्या बनाया है, सिंगल स्ट्रैंड, ठीक है, दूसरा स्ट्रैंड बनाते हैं। चलिए ऐसा ही सेम इधर बनाइए, बट बेस यहां बनाइएगा उल्टा, ठीक है। ठीक है, तो डबल स्ट्रैंडेड था, इसका मतलब ये एक स्ट्रैंड था, ये दूसरा स्ट्रैंड था, ठीक है। अब इन दोनों को जुड़ना है, जुड़ने के बाद ही क्या बन जाएगा हमारा, और हम सफल हो जाएंगे जो कल से मेहनत कर रहे हैं डीएनए बनाने में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक आता है लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी। लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी क्या कहता है, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी ये कहता है कि ए एडेनिन हमेशा टी के साथ पेयर करेगा और सी हमेशा जी के साथ पेयर करेगा। ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड है और सी और जी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग कौन सा ज्यादा होगा, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, ये क्या था, शुगर फॉस्फेट, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड था, ये कौन सा बॉन्ड है, इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, ये टूट जाएगा, ये बात याद रखिएगा, या फिर पीएच चेंज कर दीजिए, ठीक है, सॉल्यूशन का, तो ये टूट जाएगा। और इसका टूटना जरूरी भी है, क्योंकि अगर ये नहीं टूटता और ये भी इसकी तरह जिद्दी होता, ठीक है, आज हम सब यहाँ नहीं बैठे होते, ठीक है। क्योंकि अगर ये वाला बॉन्ड ऐसा होता ना, ठीक है, रेप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होता, या फिर रेप्लिकेशन करवाने के लिए नेचर को ही कुछ करना पड़ता, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए ए है तो ए के साथ क्या जुड़ेगा, टी, टी है तो ए, जी है तो सी, सी है तो ये आपका बन गया डबल स्ट्रैंड, ठीक है, क्या बन गया, डबल स्ट्रैंड बन गया। हेलिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, कोई भी स्ट्रक्चर जो ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए ये देखिए, ये हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसमें का एक तार अगर ले, ठीक है, तो ये क्या है, सिंगल स्ट्रैंड है। अच्छा, अब मैं जब पूछूंगा कि ये तार किस चीज का बना है, तो क्या बताएंगे, मैं बोलता हूँ ये डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड है, किस चीज का बना है ये, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, तो ये न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है। ये दूसरा, अब ये मत बोला कलर अलग अलग है, ठीक है। तो अब देखिए, ये एक स्ट्रैंड, ये दूसरा स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड को लिया, घुमा दिया, ये हेलिकल स्ट्रक्चर बन गया। ये हमारे डीएनए का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होता है,
समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, अब देखिए लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी से रिलेटेड एक बात बताता हूं। नेचर क्या कहता है? ए हमेशा हमेशा टी के साथ जुड़ेगा, सी हमेशा जी के साथ। ऐसा नहीं हुआ तो म्यूटेशन हो जाएगा, ठीक है ना? अच्छा, अब एक चीज देखिए, नेचर हमें क्या सीख दे रहा है? जिसको जिसके साथ जुड़ना है उसी के साथ जुड़ना है। अब अगर आपके एग्जाम में LGBTQ पे, ये क्या है LGBT, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर, इसके ऊपर लिखने को आता है, अब क्या बोलेंगे? नेचर हमारा कॉम्प्लीमेंटैरिटी फॉलो कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं? उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पहली बात। इसके अगर पक्ष में आर्गुमेंट अगर देना है, आप बोलेंगे आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, है ना? ये डाल देंगे आप। इसके ऊपर अगर लिखने को आया तो आर्टिकल 377 सुना होगा, बहुत आजकल चर्चा में है, बहुत सारे फिल्म स्टार आके बोलते रहते हैं उसके बारे में कुछ कुछ। एक है फिल्म स्टार जो पिक्चर बनाते हैं, उनके बारे में तो जानते ही होंगे। फिल्म स्टार नहीं है, सो डायरेक्टर है। अच्छा, उसके बाद क्या लिख सकते हैं आप इस पे? देखिए, इवोल्यूशन, डार्विन ने इवोल्यूशन का सिद्धांत दिया था, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, है ना? अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? अगर इसमें ये पूरी तरह लागू हो जाएगा तो क्या होगा? ठीक है, देखिए, मेल और फीमेल मिलते हैं तो प्रोजेनी क्रिएट होता है। हम सब क्या है? प्रोजेनी है, ठीक है? ऐसा कुछ हुआ तो ये क्रिएशन बंद हो जाएगा, होगा कि नहीं? नेचर हमें खुद बोल रहा है कि हम कॉम्प्लीमेंटैरिटी का प्रिंसिपल फॉलो करें, और हम क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं उसके साथ। ऐसा अगर हुआ तो क्या होगा? इवोल्यूशन नहीं होगा। इवोल्यूशन के लिए जरूरी क्या है? प्रोडक्शन ज्यादा हो। जो ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वही इवॉल्व होते हैं, क्योंकि उसमें कुछ मर जाते हैं, कुछ बच जाते हैं, कुछ सरवाइव कर जाते हैं। बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है। और एक बात, अगर ये नहीं हुआ, प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं हुए, अगर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? IUCN की लिस्ट एक आती है, उसमें ह्यूमन किस कैटेगरी में, मुझे बताइए? ह्यूमन अभी लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में है। ठीक है, ऐसी चीजें अगर होती रही, कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हैं, ठीक है, कि अभी हम कहाँ हैं? लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में है। पर अगर ये चीजें अलाउड हो गई तो क्या होगा? हम भी वल्नरेबल हो जाएंगे, एंडेंजर्ड हो जाएंगे, फिर हमें भी प्रिजर्व करने की जरूरत पड़ेगी। समझ में आया? तो अब इतने सारे डायमेंशन सोच के इस पे लिख सकते हैं। बाकी आप लोग समझदार हैं, बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, बट ये डायमेंशंस डालेंगे अगर, तो आपका आंसर अच्छा लगेगा। आपने साइंस से रिलेट किया, इवोल्यूशन से रिलेट किया, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट किया, फिर एनवायरमेंट से भी रिलेट किया, तो आपका एक पूरा एक कंप्लीट डायमेंशनल आंसर मिलेगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ूँ मैं? मिटा दूँ ये? लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी समझ में आ गया ना? A T के साथ, C G के साथ जुड़ेगा, और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वो तार याद कर लीजिएगा। ठीक है, घर पे जाएगा, तार लेके बैठेगा, ये DNA है। ठीक है, मम्मी से बोलेगा, मम्मी देखे मेरे हाथ में DNA है। ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद हेलिकल स्ट्रक्चर समझ में आ गया? हेलिक्स, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या बताया था कि ये जो बॉन्ड था, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, इसको तोड़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? न्यूक्लियेसेस की। ठीक है, अब न्यूक्लियेसेस कौन कौन से थे? एंडो और एक्सो। अगर डीएनए को काटने का काम कर रहा था डीएनएसेस, अगर आरएनए को काटने का काम कर रहा था तो आरएनएसेस। ठीक है, अच्छा, अगर टर्मिनल एंड पे काट रहा था तो क्या बोल रहे थे? एक्सो न्यूक्लियेसेस। बीच
बीच में काट रहा था तो है ना। अब देखिए ये एंडोन्यूक्लियेसिस का जो खोज हुआ उसी ने जो है इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को नया मुकाम दिया, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी किस बला का नाम है। ठीक है, उसके लिए मुझे थोड़ा पेपर चाहिए, थोड़ा पेपर। एक मिनट, मैं अपने कॉपी से बाहर देता हूँ मेरे पास। बुरा तो नहीं लग रहा है ना? तो पकड़िए, एक स्टैंड पकड़िए डीएनए का। पेपर बचाइए। पेपर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पानी यूज होता है, पता होगा आप लोगों को। देखिए ये मेरे हाथ में क्या है, पेपर मत बोलिएगा प्लीज। डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं। ठीक है, इसको मैंने मिला दिया, बन गया डीएनए। या मान लेते हैं कि ये 2 डीएनएज हैं। ठीक है, मेरा हाथ एंडोन्यूक्लियस है। ठीक है, अच्छा मैंने क्या किया, मैंने आया मैं अपना एंडोन्यूक्लियस लेके आया, मैंने इसे काट दिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है डीएनए, पॉकेट में रखना जरूरी है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से काटा, फिर इसको भी मैंने बीच में से काट दिया। समझ में आ रहा है? एंडोन्यूक्लियस का यूज करके इन दोनों डीएनए को मैंने फिर मिला दिया, है ना। इस डीएनए को क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। समझ में आया? क्या बोलेंगे इसे? मैंने क्या किया, मैंने 2 डीएनए लिए, दोनों को अपने हाथों के माध्यम से, मेरा हाथ क्या है इस समय, एंडोन्यूक्लियस, काट दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने इन दोनों को जोड़ दिया। अच्छा, जोड़ने के लिए क्या यूज करते हैं हम? लाइगेज। काटने के लिए एंडोन्यूक्लियस, है ना। जोड़ने के लिए लाइगेज। ये बात समझ में आई? ये क्या था आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या था, समझ में आया कि नहीं सबको? आ गया? ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूं, अब अच्छा ये करने की जरूरत क्या पड़ी, मतलब ये करने की जरूरत क्या थी कि 2 डीएनए ले लिया, झूठ मूठ का काट दिया, पॉकेट में रख लिया 2 डीएनए। जरूरत क्या पड़ी इसकी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी, मान लेते हैं एक फ्लेवर सेवर टमाटो के बारे में आपने सुना होगा। अभी मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा, अभी बस मैं आपको ऊपर ऊपर बेसिक बता रहा हूँ। टमाटर बहुत जल्दी क्या होता है, सड़ जाता है, खराब हो जाता है। हमने एक ऐसे जीन का पता लगाया, ठीक है, अभी जीन भी बताता हूँ क्या होता है, जो टमाटर को पकने नहीं देगा जल्दी। अगर टमाटर को वो पकने नहीं देगा तो क्या होगा, टमाटर ज्यादा दिनों तक टिकेगा। फायदा किसे होगा? किसानों को होगा। इसको रिलेट करिए, किसानों को फायदा होगा। ठीक है, उन्हें स्ट्रेस सेल नहीं करना पड़ेगा, मतलब कम पैसों पे अपना जो प्रोडक्ट बेचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई किसान के पास प्रॉब्लम क्या है कि मेरा टमाटर खराब हो जा रहा है। अब ज्यादा दिन तक वो रहेगा तो किसान क्या करेगा? मान लीजिए मैं जो है बीज का बिचौलिया हूँ, मैं जाता हूँ, कहता है टमाटर सड़ जाएगा तुम्हारा, दे दो मुझे टमाटर। किसान क्या बोलेगा? चल बदले। अब मैंने यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करके, ठीक है, इसमें एक ऐसा जीन डाल के वो टमाटर लगाया है। अब मेरा टमाटर जल्दी खराब नहीं होगा, फायदा हो रहा है। इंडिया में अलाउड नहीं है मगर, ठीक है, ज्यादा कुछ मत करिए। ठीक है, तो क्या हमने किया, दूसरे चीज से जीन निकाला और इसमें डाल दिया, इसकी वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। समझ में आया? ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने टमाटर का जीन लिया होगा, ठीक है, कोई ऐसा जीन लिया होगा जो टमाटर को पकने ना दे जल्दी, ठीक है,
दोनों को पहले काटा होगा, किससे काटा होगा? एंडो न्यूक्लियस से काट दिया, ठीक है। काटने के बाद, ठीक है, हमें वो जीन, ठीक है, टमाटर के अंदर भेजना था। हम एक गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, ये हमारी कार है, ठीक है, ये हमारी कार है, ऐसा ही कुछ होता है ना, ऐसे, हाँ, ठीक है। इस पे हमने क्या किया, उस जीन को जो उसे पकने नहीं दे रहा था यहाँ पे बैठा दिया, ठीक है। जीन ने क्या कहा, ये हमारी कार है, ये हम है, और यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग हो रही है ना। ये हमारी कार है, ये हम है, और यहाँ पे हो क्या रहा है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। समझ में आ रहा है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या होता है? दो जगह से दो का जीन लिया, ठीक है, जीन लिया, ठीक है, एंडोन्यूक्लियस की मदद से काट दिया, दोनों को जोड़ दिया, कौन सा डीएनए बना? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अच्छा, जोड़ने के लिए पहले क्या करना होगा? उसको उसके अंदर भेजना होगा टमाटर के। उसके लिए हमने किस चीज का इस्तेमाल किया? हमारी कार। इस कार को क्या बोलते हैं? वेक्टर। बिल्कुल, प्लाज्मिड का यूज करते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? वेक्टर। यही आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। किसे समझ में नहीं आया? हाथ खड़ा करें। सर वेक्टर एक बार फिर। वेक्टर एक कार है, ठीक है, ये हमारी कार है, ये हम है, और जेनेटिक इंजीनियरिंग हो रही है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं? ठीक है, अब मान लो बैगन है, बैगन बहुत जल्दी सड़ जाता है, ठीक है। अब पहले हमने क्या किया, बैगन सड़ता क्यों है जल्दी ये पता लगाया। बैगन को सड़ाने के लिए कौन जिम्मेदार है? हमें पता चला कि एक बैक्टीरिया है जो बैगन को सड़ाने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। एक बैक्टीरिया था जो सड़ा रहा था। अब हमने बहुत सोचा कि हम क्या करें। फिर हमने क्या किया, हमने कुछ ऐसा किया, हमने सोचा कि हम कुछ ऐसा करें कि ये बैक्टीरिया मर जाए और बैगन पे भी कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है। रातों रात तो ऐसा हुआ नहीं होगा, काफ़ी रिसर्च हुआ होगा, ठीक है। तो हमने फिर एक ऐसी चीज़ खोजी, एक ऐसा प्रोटीन खोजा जो उस बैक्टीरिया को मार देगा और बैगन खराब नहीं होगा, ठीक है। हमने क्या किया, उस प्रोटीन को बनाने के लिए जो जीन जिम्मेदार थी, ठीक है, उस जीन को लिया, अपनी कार में बैठाया और पार्टी करने के लिए बैगन के अंदर भेज दिया। अब जो बैगन पैदा होगा उसमें जो बैक्टीरिया था वो खत्म और हमें अच्छा अच्छा बैगन मिलेगा। दैट इज बीटी ब्रिंजल की बात कर रहा हूँ मैं, 2010 में जिसे अलाउ किया गया था, बट अब मोरेटोरियम लगा दिया गया, बंद कर दिया गया, बस ट्रायल करो, ठीक है। वो क्रिकेट में होता है ना, अभी ये सूर्य कुमार यादव के साथ क्या हुआ, बेचारा इतना अच्छा प्लेयर, सेलेक्टर्स क्या कहते थे, जाओ ट्रायल करो, ठीक है, नेट प्रैक्टिस करो, बट उसकी प्रैक्टिस का परिणाम देखने को मिला आप लोगों की नहीं, कितना अच्छा प्लेयर है ना, समझ में आया। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में मैंने क्या किया, जीन लिया, वेक्टर पे बैठाया, डाल दिया, वो जब जाके हमारी डीएनए का पार्ट बन गया अंदर, उस डीएनए को हमने क्या बोला, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। और ये करने के लिए हमने जिस टेक्नोलॉजी को यूज किया उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। आप क्या करिएगा ना, घर जाइएगा, 4 तार लीजिएगा, ठीक है, उसको कटर से छील लीजिएगा, हाँ, तो वो क्या हो जाएगा आपका, 2 डीएनए हो जाएंगे। फिर उन दोनों को हाथ से ऐसे ऐसे जोड़ दीजिएगा, फिर उसको ऐसे लेके हाथ में देखिएगा, वो क्या होगा आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और जिस टेक्नोलॉजी से आपने उसे बनाया उस टेक्नोलॉजी को क्या बोलेंगे, बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। मैं अभी लिखाऊंगा इस पे अच्छे से। अब इसमें स्टेप्स क्या क्या होंगे,
रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में स्टेप्स क्या क्या होंगे? सबसे पहले तो हमें पहचानना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन, कि दो तरीके की जीन्स का हमें आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। कौन कौन से जीन का? एक जो खराब करने के लिए जिम्मेदार है और दूसरा जो उसे रोकने के लिए जिम्मेदार है। पहला काम आइडेंटिफिकेशन, दूसरा काम क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा जीन उसमें से, है ना, वो डीएनए निकालना पड़ेगा। तीसरा काम वेक्टर कहीं से लाना पड़ेगा, कार उधार पे, ठीक है, तभी तो पार्टी होगी, ठीक है। उसको उस कार पे बैठा के हम भेज देंगे, रवाना कर देंगे, ठीक है। रवानगी ये मतलब पुलिस वाले यूज करते हैं कि रवानगी हो गई है, मतलब ये शब्द। मुजरिम एक शब्द होता है, एक मुलजिम शब्द होता है। क्या फर्क होता है मुजरिम और मुलजिम में? क्या फर्क होता है? मुलजिम वो होते हैं जिनके ऊपर अभी आरोप लगा हो, प्रूव ना हो, और मुजरिम कौन होते हैं? जिनके ऊपर प्रूफ हो चुका हो, कन्विक्टेड, है ना। वो एक तो वो कौन सा था वो आतंकवादी जिसको अमेरिका मार दी पाकिस्तान में, उसामा बिन लादेन, मुजरिम था कि मुजरिम था? हाँ, मुजरिम था, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जीन पे आते हैं, ठीक है। ये वो वाला जीन नहीं है जिसने एक्समैन देखा है? एक्समैन किसने देखा? हाथ खड़ा करें। उसमें भी एक जीन थी, है ना। क्या करती थी वो? म्यूटेंट थी, है ना। इतना पावर था उसके पास, मतलब किसी भी चीज को मैनिपुलेट कर देंगे। ऐसे देखेगी कुर्सी उड़ने लगेगा हवा में, है ना। अब पिक्चरें नहीं देखते क्या? देखिए साइंटिफिक मूवीज आपको देखनी चाहिए, ठीक है। गूगल पे जाइए, डालिए टाइम मशीन से रिलेटेड मूवी, देखिए बहुत अच्छा लगेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। टाइम मशीन बन सकता है? हाँ, कैसे? बना दीजिए मेरे लिए यार। साइंस अभी बहुत तरक्की करेगा और आने वाले समय में टाइम मशीन बनना भी पॉसिबल होगा, नो डाउट अबाउट इट। मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, क्योंकि आने वाली सभ्यताएं बहुत ज्यादा एडवांस होंगी। एलियंस कौन है? हमारी ही आगे वाली सभ्यता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए मैंने बना दिया डीएनए, ठीक है। ये आपका बन गया डबल हेलिकल स्ट्रक्चर लेके डीएनए। कल से परेशान थे बनाने के लिए, ठीक है। बन गया, समझ में आ गया कैसे बनता है डीएनए, क्या क्या चाहिए, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए दिमाग में, ठीक है। ये क्या है आपका? डबल हेलिकल। डबल स्ट्रैंडेड। डबल स्ट्रैंडेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि न्यूक्लियोटाइड के दो स्ट्रैंड्स होते हैं और हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब मैं जो बनाने जा रहा हूं उसे आप बनाइएगा, ठीक है। जैसे जैसे मैं बनाता जाता हूं सेम वे में उसे आप बनाएंगे, ठीक है। चलिए आइए।
इसे आप बनाइए। अभी क्या है मैं समझाता हूँ। हो गया सबका? अब सुनिए ध्यान से। अच्छा नहीं हुआ? थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। हो गया? अब मैं बताता हूँ ये है क्या। ठीक है, देखिए डीएनए बनाने के लिए सबसे पहले मैंने शुगर लिया, उसमें एक बेस पेयर जोड़ा, ये क्या बन गया? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट जोड़ दिया, ये न्यूक्लियोटाइड बन गया। न्यूक्लियोटाइड की एक स्ट्रैंड, न्यूक्लियोटाइड की ये दूसरी स्ट्रैंड। ठीक है, उसके बाद देखिए मैंने इसको ऐसा बना दिया, कोई दिक्कत? ये भी क्या है? न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रैंड है, ये भी न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रैंड है। उसके बाद मैंने इसे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यहां तक समझ में आया? यहां से यहां कैसे पहुंचे? अच्छा, अब ये देखिए यहां से यहां कैसे पहुंचे, समझ में आया? अब यहाँ पे ये गोल गोल क्या है? ये है हिस्टोन। क्या है? हिस्टोन। हिस्टोन एक प्रोटीन है जो डीएनए को स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिसके ऊपर ये डीएनए रैप्ड होता है। ठीक है, अब हिस्टोन भी 5 तरीके के होते हैं, वो आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मन में दिमाग में रख लीजिए, H1, H2A, H2B, H3, H4, 5 तरीके का आपका हिस्टोन होता है, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा जब ये हिस्टोन में डीएनए रैप हो गया यहाँ, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। और ये जो स्ट्रैंड बना यहां से यहां तक, इसको क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन का ही जब कंडेंस हो जाता है, एक्चुअली होता क्या है ना, नॉर्मल सिचुएशन में, ठीक है, जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता है, ठीक है, तो सेल के अंदर क्रोमोसोम फॉर्म में हमारे डीएनए नहीं रहता है, क्रोमैटिन फॉर्म में डीएनए रहता है। जब सेल का माइटोसिस होता है, जब डिवीजन होने वाला होता है, तो उस समय कंडेंस हो जाता है वो और क्रोमोसोम के फॉर्म में आ जाता है। ये बात समझ में आई? ठीक है, क्रोमैटिन समझ में आया? ठीक है, ये इसको क्या बोलेंगे? क्रोमैटिन फाइबर। ठीक है, 3 शब्द होते हैं जो बहुत परेशान करते हैं, क्रोमैटिन, क्रोमैटिड और क्रोमोसोम। क्रोमैटिड क्या होता है, कोई बताएगा? कोई भी? क्रोमैटिड क्या होता है? क्रोमैटिन तो समझ में आ गया सबको, क्रोमोसोम भी समझ में आ गया, क्रोमैटिड क्या होता है? इसका ये जो पार्ट है ना, क्रोमोसोम का एक पार्ट इधर वाला, ठीक है, इसको क्रोमैटिड बोलते हैं। ये जो बीच वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। और ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं टेलोमियर। ठीक है, 3 शब्द हैं, क्रोमैटिन, क्रोमैटिड और क्रोमोसोम, है ना। क्रोमैटिन क्या है? जब सेल डिवीजन नहीं हो रहा है उस समय हमारा जेनेटिक मटेरियल जिस फॉर्म में सेल के अंदर मौजूद है उसे क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। बट जब सेल डिवीजन होना है, माइटोसिस होना है, उस समय क्या होता है? ये हमारा कंडेंस फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, और उसको क्या बोलने लगते हैं हम? ठीक है, एक सेल के अंदर ना
2 मीटर तक लंबा ये हो सकता है आपका डीएनए, 2 मीटर। सोचिए, और हमारे बॉडी में कितने सेल्स हैं? हम मल्टी सेलुलर हैं या सिंगल यूनिसेलुलर हैं? हम मल्टी सेलुलर हैं, बहुत सारे सेल्स से हमारी बॉडी बनी है। एक सेल में 2 मीटर, सारे सेल्स को निकाल के 2-2 मीटर का जोड़ देंगे, कितना बड़ा हो सकता है? सोच भी नहीं सकते कितने जीरो आएंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस फॉर्म में डिवीजन नहीं होता है। डिवीजन से पहले का फॉर्म क्या है? क्रोमैटिन। जब डिवीजन होगा उस समय क्रोमोसोम। ये बात समझ में आ गई? मिटा दूं इसे, आगे बढ़ूं? अब देखिए, ये हिस्टोन, टेलोमियर, ये सेंट्रोमियर, जो सेंट्रल पार्ट होता है उसका। ठीक है, मिटा दूं? अच्छा, क्रोमोसोम्स कितने होते हैं ह्यूमन की बॉडी में? 46, मतलब 23 पेयर्स, है ना? इसमें 22 पेयर्स को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑटोजोम्स, और इसको क्या बोलेंगे? सेक्स क्रोमोसोम। और ये सेक्स निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, अगर डबल एक्स हुआ तो फीमेल, एक्स वाई मिला तो मेल। ठीक है, अच्छा अब देखिए, डीएनए समझ में आ गया? डीएनए के ही ऊपर क्या होते हैं? जीन्स, है ना? डीएनए क्या होता है ना, एक प्रोग्रामिंग होती है, और इससे बढ़िया प्रोग्राम आज तक नहीं बना। भगवान भी अजीब है, गजब का प्रोग्राम बना के भेजे हैं। पहले से ही सारी चीजें प्रोग्राम करके डीएनए के रूप में हमारे अंदर डाल दी है। हमें मिला कैसे है ये? हमारे मम्मी पापा से, है ना? देखिए, अब होता क्या है, डीएनए के ऊपर होते हैं जीन्स, और जीन्स जो होते हैं ना, वही अपने आप को जब दिखाते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो वो क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं, जिससे हम बनते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये एक आपका क्या है? ये डीएनए है। डीएनए का एक स्पेसिफिक पोर्शन ले लीजिए। ये क्या हो गया? जीन क्या होता है? इज अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ डीएनए। ये बात समझ में आ रहा है? और जीन क्या करता है? अपने आप को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, जब वो एक्सप्रेस करता है अपने आप को, ठीक है, तो जैसे हम हैं वैसे दिखते हैं। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया, ये जो AD था और CG था, ठीक है, 2 बेसिस थे, इसको क्या बोलेंगे? बेस पेयर। क्या बोलेंगे? बेस पेयर। इसको भी क्या बोलेंगे? बेस पेयर। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो 1990 में आया था, उसमें हमने क्या पता लगाया कि ह्यूमन की बॉडी में 3 बिलियन, 1 बिलियन मतलब 100 करोड़, 3 बिलियन मतलब 300 करोड़, 3 बिलियन बेस पेयर है। मतलब ऐसे 80 CG कितनी बार आए हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के? कहां से पता चला? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से। और क्या पता चला ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के? कि लगभग 25,000 जीन्स हैं ह्यूमन की बॉडी में, है ना? अब देखिए, ये मैंने क्या बताया? एक स्पेसिफिक पोर्शन था, यहाँ भी 80 CG होगा। जीन भी क्या है? बेस पेयर का ही तो एक प्रोडक्ट है, और यही बेस पेयर है। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे आप लोग? क्रूड सेंस में जेनेटिक कोड। अभी जेनेटिक कोड के बारे में बताऊंगा। और सबसे अच्छी बात, जेनेटिक कोड के बारे में डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने बताया था। इंडियन लग रहे हैं, है ना? फील गुड फैक्टर, है ना? तो देखिए कितने हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे ह्यूमन जीनोम, ठीक है, इंसान का कितना है, तो 3 बिलियन बेस पेयर्स या फिर 25,000 जीन्स।
समझ में आ रहा है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने क्या बताया कि 3 बिलियन बेस पेयर्स या फिर 25,000 जीन्स। ठीक है, वैसे ही एक शब्द आता है जिसे बोलते हैं प्रोटियोम। क्या बोलते हैं? प्रोटियोम। प्रोटियोम क्या होता है? कोई भी प्रोटियोम होता है, एक सेल है, सेल के अंदर जितने भी प्रोटीन बनते हैं उसको क्या बोलेंगे? सेल है, सेल के अंदर जितने प्रोटीन बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रोटियोम। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट सुना है ना? एक ह्यूमन प्रोटियोम प्रोजेक्ट भी चल रहा है। ठीक है, ये बात यहां पे याद रखनी है। अब एक बहुत गहरा सवाल, क्या हर सेल, जितनी भी सेल्स हमारी बॉडी में है, एक ही प्रोटीन बनाती है? मतलब सारे सेल्स के प्रोटीन सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? मान लो मेरे न्यूरॉन है, न्यूरॉन सेल्स है, वो जो प्रोटीन बना रहा है, ठीक है, मेरे स्किन के सेल्स हैं, मेरा स्किन सेल जो प्रोटीन बना रहा है डिफरेंट है या सेम है? डिफरेंट होंगे ना? डिफरेंट है तभी तो हाथ है और सर है ना? समझ में आया ये बात? इसीलिए जो ह्यूमन प्रोटियोम प्रोजेक्ट है वो और भी बड़ा प्रोजेक्ट हो गया। सेल्स कितने हैं और एक सेल के अंदर जो भी प्रोटीन पाए जाते हैं, सोचो ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, ह्यूमन प्रोटियोम प्रोजेक्ट। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब देखिए, जो जीन होते हैं वो हमेशा 2 कॉपीज में आते हैं, एक हमारी मदर से मिलता है हमें और एक हमारे फादर से मिलता है। इसी को क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी में क्या होता है? हम क्या पढ़ते हैं? ठीक है, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल जो हमारे अंदर आया है, ठीक है, जो हमने इनहेरिट किया है, किससे? अपने मम्मी से और अपने पापा से, उसको क्या बोलेंगे? हेरिडिटी। एंड स्टडी ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड जेनेटिक्स। लिख लीजिए, स्टडी ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड जेनेटिक्स। ठीक है, हेरिडिटी में क्या लिखेंगे? कि जो हमें अपने माता पिता से जेनेटिक मटेरियल मिलता है, ठीक है, जो हम इनहेरिट करते हैं, इनहेरिटेंस। अच्छा, एक बात बताइए, प्रॉपर्टी, आप बड़े हो जाएंगे, ठीक है, तो प्रॉपर्टी मिलेगी ना मम्मी पापा से? कौन कौन है जो लेगा प्रॉपर्टी अपने मम्मी पापा की? हाथ करा करें यार, मतलब इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो गया आप लोगों में, प्रॉपर्टी नहीं लेंगे आप लोग? अच्छा, आप लेंगी, और कोई है जो लेगा? तो देखिए उसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं? प्रॉपर्टी क्या करते हैं? इनहेरिट करते हैं। वैसे ही हम जेनेटिक मटेरियल भी इनहेरिट करते हैं, किससे? अपने मम्मी और पापा से। ठीक है, आज हम जो भी है ना, अपने मम्मी पापा की वजह से ही है। ठीक है, और देखिए, हाथी का बच्चा हाथी होता है, बंदर का बच्चा बंदर होता है, इंसान का बच्चा इंसान होता है। क्यों होता है ऐसा? जेनेटिक मटेरियल के कारण। जेनेटिक मटेरियल कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस में। कहाँ मिलता है? अच्छा, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए होता है कि आरएनए होता है? जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। क्या आरएनए भी हो सकता है जेनेटिक मटेरियल? हो सकता है। किसमें? वायरसेस में। ठीक है, आपको पता है हम लोग एड्स की दवा क्यों नहीं बना पा रहे हैं? HIV की दवा हम क्यों नहीं बना पाते? पता है, वो आरएनए वायरस होता है। ठीक है, जब उसकी दवा बनाने जाते हैं तो आरएनए होता है, बाद में पता चलता है डीएनए बन चुका है वो, फिर डीएनए की दवा बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वो क्या करता है? अपने आप को क्या करता है? ट्रांसक्रिप्ट करता है, आरएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से डीएनए बनाता रहता है। आरएनए की दवा खोजते हैं, आरएनए के लिए दवा बनाने जाते हैं, जब तक दवा बनती है तब तक वो डीएनए में कन्वर्ट हो गया है। फिर जाते हैं, कहते हैं ठीक है पकड़ लो उसको, डीएनए की दवा बनाने जाते हैं, तब तक वो अपने आप को ट्रांसक्रिप्ट करके, इसीलिए एड्स की दवा नहीं बन पाई। अब बहुत मुश्किल है बन पाना। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो हमें जेनेटिक मटेरियल कहाँ से मिलता है? अपने पेरेंट्स से हमें जेनेटिक मटेरियल मिला। ठीक है, अच्छा, एक्चुअली होता क्या है,
जब स्पर्म और ओवा फर्टिलाइज होता है तो क्या बनता है? क्या बनता है? जाइगोट बनता है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लेते हैं? 23 को क्रोमोसोम्स कहाँ से मिलते हैं हमें? स्पर्म से। 23 कहाँ से मिलते हैं? यहाँ पे कितने हो गए? अच्छा, यहाँ पे क्या है? 23 है, सिंगल सेट है, इसको बोलते हैं हैप्लॉइड। ये भी क्या है? और ये क्या है? जिसमें एक सेट बस प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे? हैप्लॉइड, हैप्लॉइड सेल। और जिसमें दोनों सेट्स प्रेजेंट हैं उसे क्या बोलेंगे? अब ये हमें दोनों मिल गए, हमें क्या हो गया? 46 हमारे अंदर देखो, और हम सब लोग जो है जाइगोट से ही इंसान बने हैं। अब देखिए एक बहुत ही फैसिनेटिंग बात, हम जो अपना लाइफ स्टार्ट कर रहे थे हम सब सिंगल सेलुलर थे, और आज हम क्या हैं? मल्टी सेलुलर। ठीक है, समझ में आ रही है ये बात? अच्छा, अब देखिए, अब हम डीएनए लेके आ गए। ठीक है, डीएनए के ऊपर ही क्या बैठे हुए थे? जीन बैठे हुए थे। ठीक है, डीएनए का जो स्पेसिफिक पोर्शन था वो जीन था, और जीन हमें, मैंने क्या कहा, हमेशा 2 कॉपीज मिलती हैं। क्यों मिलती हैं? एक हमारे पिता से और एक हमारी माता से मिलता है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, आंखें आपने कितने कलर की देखी है मुझे बताइए, बोलते जाइए एक एक करके। ब्लैक, ब्राउन, ब्लू भी देखिए। अच्छा हाँ, ब्लू, ऐश्वर्या राइट है। ब्लू और ग्रीन और रेड भी होता है। ग्रे रेड भी होता है ना यार, मैं लिख दूंगा। चलिए ग्रे, ठीक है, मान लेते हैं इतना। ठीक है, तो एक जीन कितने तरीके में मिल रहा है? कितने कलर? एक जीन, मान लीजिए आइस के कलर को जो कोड करती है जीन, वो कितने कलर की है? 5 कलर की है, मान लेते और भी कलर की होगी। ठीक है, बट हमारी बॉडी में 2 ही प्रकार की मिलेगी, या तो ब्लैक मिल जाए या ब्लैक ब्राउन मिल जाए। ठीक है, और इनमें से जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो एक्सप्रेस कर रहा होगा, ब्लैक अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। और मान लो कि ब्लैक और ब्राउन आया, ठीक है, पापा से ब्लैक मिला और मम्मा से ब्राउन मिला। ठीक है, अच्छा, मान लेते हैं कि मुझे ब्लैक मिला पापा से, मम्मी से ब्राउन मिला। मेरे आँख का कलर क्या है? मेरी आंखों में ध्यान से देखिए, ब्राउन। चलिए, अच्छा आपने बता दिया, मुझे आज तक पता नहीं। ठीक है, तो अच्छा एक चीज देख रहे हैं, दोनों मेरे पास था, बट दिख क्या रहा है? ब्राउन। इसका मतलब कुछ तो दया, पता लगाओ क्या गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है ना? तो जो दिखाई देता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? डोमिनेंट। जो डोमिनेंट होता है, DOMINANT, डोमिनेंट। और डोमिनेंट के रहते हुए जो दिखाई ना दे उसे क्या बोलते हैं? रिसेसिव। तो जीन 2 तरीके के मिलते हैं, मैंने क्या बताया था? जीन 2 कॉपीज में आता है हमारे पास। ठीक है, उसमें से एक क्या होता है? डोमिनेंट, दूसरा क्या होता है? रिसेसिव। समझ में आया ये बात? जो हमें दिखाई दे रहा है। अच्छा, और हमें 2 तरीके के जीन मिले, हर चीज को कोड करने के लिए 2 तरीके के जीन मिले होंगे। तो पूरा जो हमारा जेनेटिक मेकअप है उसको हम क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। पूरा जेनेटिक मेकअप जो हमें ठीक है, पूरा जेनेटिक मेकअप, रिसेसिव और डोमिनेंट जो भी है, पूरा जेनेटिक मेकअप जब हमें मिल गया, वो क्या है? जीनोटाइप। जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? फिनोटाइप। आपकी बॉडी में जो भी चीज दिखाई दे रही है, ठीक है, जो दिखाई दे रही है वो किसकी वजह से है? जीन की वजह से है ना? जो भी चीज है आपकी बॉडी में जीन की वजह से है। जो दिखाई दे रही है दैट इज योर फिनोटाइप। तो लिख सकते हैं, एक स्टेटमेंट लिखिए, जीनोटाइप विच इज एक्सप्रेस्ड, जीनोटाइप विच इज एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड फिनोटाइप। समझाता हूं, जीनोटाइप, ठीक है,
जो खुद को एक्सप्रेस करता है उसे क्या कहते हैं? phenotype. और जीनोटाइप क्या? जीनोटाइप विच इज एक्सप्रेस्ड. Genotype which is expressed is phenotype, and the whole genetic makeup is genotype. The whole genetic makeup is genotype. लिख लिया? ठीक है? हमारी बॉडी में जो हमारा पूरे डोमिनेंट रिसेसिव जो भी जिस तरीके के सारे जीन्स हैं वो हमारा क्या है? जीनोटाइप. और जीनोटाइप जो एक्सप्रेस हुआ जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? फिनोटाइप. अच्छा, ये देखिए आंख के कलर इतने सारे वेरिएशंस में मिल रहे हैं. ठीक है, तो एक जीन के कई वेरिएशंस हो सकते हैं, राइट? है ना? इन वेरिएशंस को बोलते हैं अलील्स. क्या बोलते हैं? अलील्स. ठीक है, एक जीन के कई वेरिएंट मिल सकते हैं. ये एग्जांपल लिख लीजिएगा, तब अलील्स हमेशा याद रहेगा. एक जीन के कई वेरिएशंस मिल सकते हैं, है ना? उन वेरिएशंस को क्या बोलते हैं? अलील्स बोलते हैं, है ना? अलील समझ में आया सबको? जो वेरिएशंस होते हैं जीन के, ठीक है? और एक बॉडी में कई तरीके से मिल सकते हैं. ठीक है, लंबाई का मान लो जीन है, कुछ लोग बहुत लंबे होंगे, कुछ लोग बहुत नाटे होंगे, कुछ लोग बीच के होंगे. तो ये 3 वेरिएशंस मिले. क्या है ये? अलील्स. समझ में आ रहा है? कुछ लोग गोरे होंगे, कुछ लोग काले होंगे, कुछ लोग पीले होंगे. ये क्या है? अलील्स. समझ में आ रहा है? कुछ लोगों के बाल काले, कुछ के सफेद, कुछ के गोल्डन, है ना? ये क्या है? वेरिएशन ऑफ जीन्स की वजह से ही है ना? क्या बोला गया उसको? अलील. अलील समझ में आया? सारी बातें, है ना? टाइम भी हो गया, अगली क्लास में देखते हैं. ठीक है, चलिए, थैंक यू. अच्छा सुनिए, हाँ, अगर कोई आप लोगों को दिक्कत हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दिया करिएगा. ठीक है, मैं अगले दिन क्लास में वो आके डिस्कस कर लूंगा अगर लगेगा मुझे रिलेवेंट. ठीक है.